हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सीपीसी के स्टार्टिंग क्लास के बारे में समझेंगे, शुरुआती क्लास के बारे में समझेंगे। वह भी इस नज़रिए से समझेंगे कि प्री में जो क्वेश्चन आता है कुछ ज़्यादा बातें इधर उधर की न करते हुए डायरेक्ट उस पर आते हैं जो प्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो प्री में पूछे गए हैं या जिनका प्री में पूछने की संभावना है। तो सीपीसी अगर देखा जाए, जो ये सीपीसी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका नाम क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, पूछ सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1909 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1910 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1907 है। ऐसे करके चार ऑप्शन दे सकता है, उसमें आपको सही करना होगा कि यह जो है सिविल प्रक्रिया संहिता किस सन का है। तो क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। हमको यह 1908 याद होना चाहिए, एप्रिल में पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है यह लागू कब हुआ? तो लागू का जो डेट है, यह लागू का डेट जो है 1 जनवरी 1909। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ये 1908 है। लागू कब हो रहा है? 9 में लागू हो रहा है। 9 में लागू हो रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि लागू किस सन में हुआ? 1909 में हुआ। और किस डेट को लागू हुआ? 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी, फर्स्ट डे 1909 के प्रथम दिन ही यह लागू हो गया। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब आते हैं कि यह जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसका विस्तार कहां तक है, यानी इसका प्रसार कहां तक है, या यह कहां तक इसका फैलाव है। ठीक है। अगर इसके हमको विस्तार को देखना है तो हम दो एंगल से देख सकते हैं। नंबर एक है क्षेत्र के हिसाब से, एक एंगल क्षेत्र के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है। नंबर दो क्वेश्चन बनता है मामलों के हिसाब से। एक क्षेत्र के हिसाब से हम देख सकते हैं, दूसरा मामला के हिसाब से देख सकते हैं। तो क्षेत्र और एरिया पे आते हैं। तो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो है यह क्या है? नागालैंड राज्य हो या जनजाति क्षेत्र हो, इसके सिवाय संपूर्ण भारत पे लागू है। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पूरे भारत पे लागू है। बस किसको छोड़ दे? एक जो नागालैंड राज्य है, दूसरा जनजाति क्षेत्र है, इसको छोड़ के सब जगह लागू है। दिमाग में आता होगा कि यार इसको क्यों छोड़ के कहते हैं, इसको छोड़ के क्यों कह रहे हैं? एक थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। देखिए, जो जनजाति क्षेत्र है, जो जनजाति एरिया है, यह एरिया के लोग जो हैं साधारणतः उतने डेवलप नहीं हैं जितना और भारत है। और इनका रूल कस्टम कुछ इस तरीके से है कि वो जो है भारत के हिसाब से अलग है, उनका कुछ और डिफरेंट है। और यह जो है यहाँ के जो लोग होंगे अपने कल्चर के हिसाब से जब कानून बनाएंगे, कुछ नियम बनाएंगे तो सही बनाएंगे, ज्यादा अच्छा बनाएंगे। अच्छा इन द सेंस उनके लिए अच्छा होगा, उनके हिसाब से सुटेबल होगा। तो जनजाति क्षेत्र में जब नहीं लागू होता सिविल प्रक्रिया संहिता, तो वहां का जो कुछ भी कानून है, वहां का जो भी कानून राज्य बनाती है या केंद्र सरकार बनाती है, बनाती तो है लेकिन उतना कानून वहां पर नहीं बनाती। वहां के जो पार्षद होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनको पावर ज्यादा होता है। जैसे अपने यहाँ प्रधान होता है, सभासद होता है, बीटीसी, वैसे वहां पर पार्षद होता है। तो पार्षद जो होता है वो बनाता है वो कानून। कुछ कानून तो यहाँ तक जो राज्य, हमारे यहाँ जो कानून राज्य बना रहा है, वहां का कानून वहां का परिषद यानी छोटी इकाई के लोग बना रहे हैं। ठीक है। ये जनजाति क्षेत्र में, जनजाति एरिया में। और नागालैंड राज्य क्यों कहता है? नागालैंड राज्य में साधारणतः जनजाति लोग ही हैं मैक्सिमम। तो ये सब जो अपने यहाँ बनाएंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। ठीक है। अभी जो हाल में आप चर्चा देख रहे हैं, वांगचू की चर्चा सुन रहे होंगे, लद्दाख का, वो भी अपने कई मांगों में से एक मांग कर रहे हैं, हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। और दर्जा पाने से क्या होगा? जो स्पेशल राज्य किस तरीके, जैसे सेवन सिस्टर में जनजाति क्षेत्र को, नागालैंड राज्य को, इनको विशेष राज्य का जिस हिसाब से
दर्जा मिला है कि ये जो है यहाँ के पार्षद क्या कर लेते हैं, अपना कानून अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, वैसा पावर हमको भी डेलीगेट किया जाए, हमको भी दिया जाए। तो वांगचू जो लद्दाख के हैं, इनके कई मांगों में से एक मांग यह भी है। ठीक है, तो आते हैं इस पे, यानी इसका विस्तार अगर हम देखें किसका, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, तो नागालैंड राज्य या जनजाति क्षेत्र को छोड़ दे। नागालैंड राज्य जो है पूर्ण रूप से लगभग जनजातीय एरिया है, और जनजाति क्षेत्र जैसे मणिपुर हुआ, आसाम हुआ, और से बहुत से स्टेट हुए जहां पर जनजाति एरिया है, माने उस पूरे राज्य में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर बहुलता किसकी है, जनजाति की है। तो इस एरिया पर क्या करता है, और राज्य का कानून साधारणतः लागू नहीं होता, उनके लिए वहां का पार्षद, वहां का निकाय, छोटा निकाय जो उनके पास पावर ज्यादा होता है, ठीक है, वो अपना कानून बनाते हैं। ठीक, तो इसी वजह से नागालैंड राज्य या जनजाति क्षेत्र छोड़कर कहते हैं। और एक आप साधारणतः सुनते थे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के रख, तो किसी भी एक्ट में अब ऐसा नहीं देखना है हमको कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। उसके लिए हमको अब एक बात यह याद रखना है कि देखिए जो 31 अक्टूबर 2019 था, इस डेट से क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर राज्य को जो छोड़ के था वह हट गया, यानी अब यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य पे भी लागू है। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे जो एक्ट पढ़ रहे हैं, सब एक्ट के लिए यह डेट 31 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाएगा कि भाई सिविल प्रक्रिया संहिता कब से जो है लागू हो गई जम्मू और कश्मीर में भी, तो 31 अक्टूबर 2019 से। ऐसे सिविल प्रक्रिया संहिता भी पूछ सकता है, टीपीए की भी पूछ सकता है। हर एक्ट में यह डेट इंपॉर्टेंट है, हर एक्ट में यह डेट इंपॉर्टेंट है। जहां पर लिखा था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, अब हमको याद करना है अब जम्मू कश्मीर पर भी वह एक्ट लागू हो गया, चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता हो, चाहे टीपीए हो, चाहे कोई भी लॉ हो, साधारणतः सब पे लागू हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य पे भी अब वह एक्ट लागू हो गया। हमको बस यह डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के बाद एक राज्य ही जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन गया। ठीक है, तो लद्दाख बन गया, ये सब पे लागू है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब पे लागू है। ठीक, यह जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल के परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 31 अक्टूबर 2019 को पूछने की। ठीक है, अब आते हैं, ये तो है एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज, कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार के बारे में समझे। और दूसरा हम समझेंगे मामला के हिसाब से, मामले के हिसाब से भी सिविल प्रक्रिया संहिता कहां पर लागू होता है, कहां पर लागू नहीं होता। तो होता है रिट याचिका। रिट याचिका जो होता है, यह क्या होता है, रिट याचिका नॉर्मली यह जो हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। जैसे किसी को बंदी बना दिया गया है तो उसके लिए आप जाओगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उसके लिए याचिका जारी करेगी। ठीक है, किसी का फंडामेंटल राइट हनन होता है उसके लिए भी है। तो इसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे। जो रिट याचिका है उस पर लागू नहीं होगा, समानता भी यही समझते हैं, जो रिट याचिकाएं हैं उस पर नहीं लागू होता। और सेवा संबंधी जो मामले हैं उस पर भी यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू नहीं होता। हमको यह बात याद रखना है कि भाई रिट याचिका हो चाहे सेवा संबंधी मामले हैं, इस पर लागू नहीं होता। इस पे प्रश्न पूछा गया है, कई प्रश्न पूछे गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्री में क्वेश्चन कई पूछे गए हैं कि रिट याचिकाओं पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होता है कि नहीं, सेवा संबंधी मामलों पे लागू होता है कि नहीं। तो हमको याद रखना है रिट याचिकाओं और सेवा संबंधी मामलों पे लागू नहीं होता। तो थोड़ा सा रिट याचिकाओं को अगर आपको समझना है कि इस पे लागू नहीं होता, तो कौन से उपबंध उस पर लागू होते होंगे, रिट याचिका हुआ या सेवा संबंधी। तो अगर देखें रिट याचिका की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो संविधान के जो उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, संविधान में जो उपबंध बताए गए हैं उसी के अधीन क्या होता है, रिट याचिकाएं लागू होती हैं। जो उपबंधित किया गया, जिस हिसाब से बताया गया है उसी हिसाब से रिट याचिकाओं पर जो है रिट याचिका लागू होती है। लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता रिट याचिकाओं पे लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से संविधान में उल्लेख है।
ठीक है, अब आते हैं सेवा संबंधी मामले। जो सेवा संबंधी मामले हैं उसके लिए एक आर्टिकल बना है 311। जैसे 311 में सामान्य सी बातें जैसे है कि जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति नियुक्त करता है, जिस व्यक्ति को जो पदाधिकारी नियुक्त करता है, उस पद से नीचे वाला जो व्यक्ति है उसको पद अवनति नहीं कर सकता, उसको पद से हटा नहीं सकता। यानी जिसकी नियुक्ति जो व्यक्ति कर रहा है, या तो उसको हटाने का पावर वही व्यक्ति को पास होगा जो जिसको नियुक्त करने का पावर है, या उससे बड़े अधिकारी को पावर होगा, उससे छोटा अधिकारी उसको पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, सामान्य सी बातें 311 में है और बहुत सी बातें हैं। और इसी के अधीन 311 के अधीन रहते हुए क्या हुआ है, विशेष विधियां बनी है, या कह लीजिए नियमावली बनी है। जो विशेष विधियां और नियमावली बनी है, इसी हिसाब से सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं इसी के हिसाब से रेगुलेट होते हैं। विशेष विधि और नियमावली के द्वारा वो क्या होते हैं, शासित होते हैं, उन पर उस हिसाब से काम चलता है, उस पर सिविल नहीं लागू होता। यानी कहने का मतलब आपको अगर हटा दिया गया गलत तरीके से, आप सरकारी किसी जॉब में थे, हटा दिए गए, तो सिविल वाद नहीं होगा उस पे क्या होगा, 311 के अधीन रहते हुए जो विशेष विधियां और नियमावली बनाई गई हैं उसी हिसाब से वहां पर कार्रवाई होगी, उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई बातें जाने जो इंपॉर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद करना है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, 1909 नहीं है, 1908 है। और लागू कब हो रहा है, 1909 में लागू हो रहा है, 1 जनवरी को लागू हो रहा है। विस्तार जो है कहाँ पर है, नागालैंड राज्य और जनजाति को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। और एक डेट 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सब जगह क्या हो गया, एक्ट जो भी एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं थे वो सब लागू हो गए। और अगर देखा जाए इसका विस्तार जो है मामलों के हिसाब से, रिट याचिका हो या सेवा संबंधी मामलों हो, उस पर जो है सीपीसी लागू नहीं होता। रिट याचिकाओं के लिए क्या है, कोई भी जो संविधान के अधीन उपबंध है उसके अधीन से काम होता है, या फिर सेवा संबंधी मामले हो तो वो आर्टिकल 311 के अधीन रहते हुए क्या होता है, विशेष विधि नियमावली जो बनाई गई है वो सरकारी सेवक पर लागू होता है, उस पर सीपीसी नहीं लागू होता है। तो पॉइंट जो है, ये सब जो पॉइंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है, या 1908 1 जनवरी को जो लागू हुआ, 1 जनवरी 1909 को, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। यह एक आध बार तो पूछा भी गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम जो 2002 है, यह कब लागू हुई। यह जो क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। यह जो कब लागू हुआ, 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ। यानी जो संशोधन अधिनियम 2002 है उसी सन में लागू हुआ, 2002 में लागू हुआ। किस डेट को लागू हुआ, 1 जुलाई को लागू हुआ। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 8 जो है कब लागू हुआ, 9 में लागू हुआ। किस डेट को लागू हुआ, 1 जनवरी को लागू हुआ, 1 जनवरी प्रथम मंथ में लागू हुआ। और जो है जो 2002 का संशोधन है, यह जो है सेवंथ मंथ में लागू हुआ, यानी जुलाई में लागू हुआ। जैसे जनवरी जैसे जुलाई दोनों जैसे लागू हुए हैं। ठीक है, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप देखेंगे तो जैसे 2 ही मंथ आते हैं, एक जनवरी और जुलाई आते हैं, तो दोनों जैसे मंथ जो आते हैं दोनों में यह लागू हुआ है और प्रथम डेट को ही लागू हुआ है। ठीक है, और यह जो संशोधन किया गया, क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, इस पर भी एक बार बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संशोधन नियम 2002 का उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य यह था जो प्रक्रिया डिले होती है, वह प्रक्रियाएं की वजह से जो कोर्ट में मैटर डिले होता है वो जल्दी से प्रक्रियाएं निपट जाए, वह मामला जल्दी से निपट जाए। तो इसका उद्देश्य यही था कि प्रक्रिया को कुछ ऐसा बनाया जाए कि मैटर जो है जल्दी से निपट जाए सिविल प्रक्रिया संहिता में। आज भी देखते हैं आप सिविल प्रक्रिया संहिता की जो भी मैटर होते हैं, मामले होते हैं, कितना डिले होता है, कितना ज्यादा टाइम लगता है सिविल वाद को जो है कंप्लीट होने में, फाइनल होने में, निर्णय डिग्री आने में। लेकिन पहले जो प्रक्रियाएं थी उसकी वजह से और भी डिले होता था। यह जो संशोधन हुआ इससे काफी जल्दी होने लगा। तो यह जो संशोधन हुआ ये कैसे हुआ, किसने इसको रिकमेंड किया, किसने सुझाव दिया, तो एक कमेटी थी मलिमत कमेटी, इसने यह सुझाव दिया। इसी के सुझाव के आधार पर यह संशोधन किया गया था।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि किस कमेटी के सुझाव पे, तो मलिमथ कमेटी के सुझाव पर। जो सीपीसी संशोधन अधिनियम 1999 है एवं 2002 है, दोनों जो है क्या है, मलिमथ कमेटी के सुझाव के आधार पर लागू हुए हैं। ठीक है, मलिमथ कमेटी ने इन दोनों पे संशोधन करने का सुझाव दिया था। यह भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी मलिमथ कमेटी आप याद कर लीजिए। और जब यह संशोधन हो गया तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई, कुछ लोगों को परेशानी हुई, वो कोर्ट पहुंच गए। जब कोर्ट पहुंच गए तो केस हुआ, उस केस का क्या नाम है, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के माध्यम से कहा गया भैया जो 1999 एवं 2002 का संशोधन है वैध है। ठीक है, इसको कोर्ट ने वैध ठहराया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस मामले में, किस केस में जो है 1999 एवं 2002 के संशोधन को वैध ठहराया गया। तो ये कौन सा है, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1999 एवं 2002 को वैध ठहराया गया। ठीक है, थैंक यू।